भारत के राइस एक्सपोर्टर्स ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के ऊपर क्या जवाब दिया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने अगेन एक बार फिर से कौन सी हरकत की है, कतर से कौन सी अपडेट आ रही है और भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी नई डेवलपमेंट हो रही है। काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में, क्योंकि ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का जवाब दे दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब भारत के राइस इंपोर्ट्स के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। अमेरिका के फार्मर्स ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने शिकायत रखी कि थाईलैंड, भारत और चाइना के ट्रेडर्स अमेरिका की मार्केट में लगातार राइस की डंपिंग कर रहे हैं, जिसके कारण अमेरिका के राइस के किसानों को नुकसान हो रहा है। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के किसानों को ये आश्वासन दिलाया कि वो इस सिचुएशन के ऊपर खुद ही ध्यान देंगे और टैरिफ्स लगाकर वो इस सिचुएशन को भी आसानी से रिजॉल्व कर लेंगे। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी ब्रूक रॉलिंस को भी कहा कि वो इस मसले को खुद ही देखें कि मामला पूरा क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी भारत के राइस के ऊपर नए टैरिफ्स अनाउंस नहीं किए हैं, लेकिन उनकी इस धमकी के बाद ये माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही जल्द भारत के राइस के ऊपर नए टैरिफ्स अनाउंस कर सकता है। अब जैसे ये खबर भारत आई जिसमें कहा गया कि अमेरिका भारत के राइस के ऊपर नए टैरिफ्स अनाउंस कर सकता है, उसके तुरंत बाद आज के दिन ही प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन सतीश गोयल सर ने भी एक स्टेटमेंट दे दी है। सतीश गोयल सर ने कहा कि अमेरिका तो बासमती राइस ग्रो ही नहीं कर सकता है। बासमती राइस का भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रोवर है और भारत के बाद आता है पाकिस्तान। भारत हर साल 6 मिलियन मैट्रिक टन बासमती राइस एक्सपोर्ट करता है, जबकि पाकिस्तान केवल 1 मिलियन मैट्रिक टन बासमती राइस एक्सपोर्ट कर पाता है। इसलिए अगर अमेरिका के कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी का बासमती राइस खाना है तो उनको भारत से ही परचेज करना पड़ेगा, फिर चाहे अमेरिका की गवर्नमेंट जितने मर्जी टैरिफ्स लगा दे, भारत के राइस एक्सपोर्टर्स को कभी नुकसान नहीं होगा। इसके आगे सतीश गोयल सर ने बताया कि अमेरिका को प्राइमरली भारत से बासमती राइस एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं जो डिमांड ड्रिवन है और ज्यादातर शिपमेंट्स एडवांस परचेजेस ऑर्डर से ही होती हैं, यानी कि पेमेंट्स एडवांस में ही रिसीव हो जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका में जो राइस ग्रो होता है वो इंडियन राइस को सब्स्टिट्यूट बिल्कुल नहीं कर सकता है। भारत के बासमती राइस का एक अलग ही अरोमा, एलोंगेशन, टेक्सचर और डिफरेंट फ्लेवर प्रोफाइल है, जो कि गल्फ और साउथ एशिया की ट्रेडिशनल डिशेस के रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है। अमेरिकन ग्रोन राइस की वैरायटीज गल्फ और साउथ एशिया की ट्रेडिशनल डिशेस के साथ बिल्कुल फिट नहीं बैठती हैं, इसलिए अमेरिका को भारत का बासमती राइस हमेशा लेना ही पड़ेगा, फिर चाहे जितने मर्जी टैरिफ्स लग जाएं। ये कहना है ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का। इसके साथ ही ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने यह भी बताया कि अमेरिका के टैरिफ से पहले जब इंडियन राइस के ऊपर 10% टैरिफ लगा करते थे उस समय, और आज 50% के टैरिफ लगाए जाने के बाद भी भारत से बासमती राइस लगातार अमेरिका में एक्सपोर्ट हो रहा है, उसमें डाउनफॉल नहीं आया है। यूएस राइस इंपोर्टर्स जो भारत से बासमती राइस इंपोर्ट करवा रहे हैं, उन्होंने टैरिफ का सारा बर्डन अमेरिका के कस्टमर्स के ऊपर ही ट्रांसफर कर दिया है, इसलिए राइस एक्सपोर्टर्स कॉन्फिडेंट हैं कि नए टैरिफ से भी उनको कोई नुकसान नहीं होगा। अब ये तो चलो एक रीजन है। भारत के राइस एक्सपोर्टर्स इसलिए भी निश्चिंत है क्योंकि भारत हर साल जितना भी राइस दुनिया के सभी देशों को एक्सपोर्ट करता है उसमें अमेरिका की क्वांटिटी, अमेरिका की परसेंटेज काफी कम है। भारत का केवल 3 से 4% राइस ही अमेरिका को एक्सपोर्ट किया जाता है एंड इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना कोई मुश्किल नहीं होगा। इंडियन बासमती राइस की पॉपुलैरिटी और डिमांड हर साल बढ़ रही है और नए मार्केट्स भारत को मिलते जा रही हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फॉरेन विजिट्स को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते 2 नहीं 3 देशों के विजिट के ऊपर जा रहे हैं। पहले केवल ओमान और जॉर्डन का नाम आ रहा था, लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी अफ्रीकन देश इथियोपिया भी जाएंगे। तीनों देश भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। जॉर्डन एक मुस्लिम कंट्री है जो इजराइल के पड़ोस में सिचुएटेड है। ओमान मिडिल ईस्ट में सबसे फ्रेंडली कंट्री मानी जाती है, जिनके साथ भारत के डिफेंस टाइज बहुत ही पुराने और काफी स्ट्रॉन्ग है। रिसेंटली ओमान ने भारत को अपने 20+ जैगवार फाइटर जेट्स भी दिए हैं। इथियोपिया भी भारत के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल जब ब्रिक्स की एक्सपेंशन हुई है उसमें 5 नए देश जो जोड़े गए हैं उसमें ब्रिक्स में इथियोपिया भी शामिल हुआ था, इसलिए इथियोपिया भी भारत के लिए इंपॉर्टेंट बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी 15 दिसंबर को तीनों देशों की यात्रा के ऊपर निकल जाएंगे। सबसे पहले जॉर्डन, वहां से इथियोपिया और देन ओमान और फिर वापस न्यू दिल्ली। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि इटली के फॉरेन मिनिस्टर एंटोनियो ताजानी कल भारत की यात्रा के ऊपर भारत आ रहे हैं और विदेश मंत्री जयशंकर सर के साथ मुलाकात करेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और कतर को लेकर। आपको याद होगा पिछले साल कतर ने इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में इंडियन नेवी के 8 वेटरन्स को अरेस्ट करके मौत की सजा सुनाई थी। ये मामला कतर की कोर्ट में गया था और उसने मौत की सजा सुनाई थी। इन सबको साल 2022 में अरेस्ट किया गया था।
लेकिन एंड मोमेंट के ऊपर मोदी सरकार ने इस पूरे केस में दखल देकर इन सभी नेवी वेटरन्स को कतर की जेल से निकलवा लिया था और सेफ्टी के साथ भारत भी वापस लाया था। उसी से रिलेटेड न्यूज निकल कर आ रही है कि उस समय 7 नेवी वेटरन्स को कतर से भारत वापस लाया गया है, लेकिन एक नेवी वेटरन उनको कतर ने अभी तक रिलीज नहीं किया था। इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेशन के नाम के ऊपर उनको कतर में ही रखा गया था। उसी से संबंधित न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन नेवी के वेटरन कमांडर पुर्नेंदु तिवारी अभी भी कतर की सिक्योरिटी एजेंसीज की हिरासत में ही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कमांडर पुर्नेंदु तिवारी को जासूसी वाले केस में तो बाकी नेवी वेटरन्स की तरह पार्डन दे दिया गया है, लेकिन इनके खिलाफ कतर में एक सेपरेट फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसी केस में कतर की कोर्ट्स ने कमांडर पुर्नेंदु तिवारी को हिरासत में रखा हुआ है। कमांडर पुर्नेंदु तिवारी एक इंडियन नेवी वेटरन है, इसलिए भारत की सरकार काफी कोशिश कर रही है कि जैसे बाकी के 7 नेवी वेटरन्स को भारत वापस लाया गया है, वैसे कमांडर पुर्नेंदु तिवारी को भी भारत वापस लाया जाए। हालांकि इसमें अभी तक भारत सरकार को सफलता नहीं मिली है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है IMF और पाकिस्तान को लेकर, और ये भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय बन चुका है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि IMF ने एक बार फिर से पाकिस्तान को $1.2 बिलियन की एडिशनल एड प्रोवाइड कर दी है। इसमें से $1 बिलियन पाकिस्तान को लोन पैकेज के तहत दिया जा रहा है और बाकी का $200 मिलियन पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज फोकस प्रोग्राम के लिए दिए जा रहे हैं। यानी क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए पाकिस्तान ये $200 मिलियन खर्च करेगा। IMF का कहना है कि उन्होंने 2 रिव्यू मीटिंग्स की हैं, जिसमें देखा गया है कि टफ ग्लोबल एनवायरनमेंट के बीच पाकिस्तान की सरकार ने अपने देश की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस शो की है। स्ट्रॉन्ग फिस्कल पोजीशन के साथ पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी अब $14 बिलियन तक पहुंच गए हैं। इसके साथ ही IMF ने अपनी रिपोर्ट में अपने इस फैसले को डिफेंड करते हुए पाकिस्तान की गवर्नमेंट के एफर्ट्स की भी तारीफ की है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 1 साल में IMF ने पाकिस्तान को अभी तक $3.3 बिलियन की फाइनेंशियल एड दे दी है। भारत लगातार लॉबी कर रहा है कि पाकिस्तान को ये फाइनेंशियल एड ना दी जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद पाकिस्तान को लगातार कई बिलियन डॉलर्स की फाइनेंशियल एड लगातार मिलते जा रही है और भारतीय सरकार के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगातार फेल हो रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है कंबोडिया और थाईलैंड को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो सीजफायर वायलेट हुआ था, सीजफायर टूटा था, वो सेकंड डे भी जारी रहा और अब दोनों साइडों के टोटल 8 से 10 लोगों की जान चले गई है और 20 से 25 लोग घायल हो गए हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिविलियन एरियाज पे एक दूसरे देश की आर्टिलरी शेलिंग और फायरिंग की चपेट में आ रहे हैं एंड अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दी है, जिन्होंने दोनों देशों के बीच सीजफायर एग्रीमेंट साइन करवाया था। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। ये तो हम सबको पता है कि साल 1971 में भारत ने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया था। बांग्लादेशी तो खैर भारत का ये एहसान भूल ही गए हैं। साल 1971 में जब भारत ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, उस समय पाकिस्तान आर्मी ने भारत की सेना के सामने हथियार छोड़कर घुटने टेक दिए थे। 3 दिसंबर को इंडिया पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हुई थी, जो कि 16 दिसंबर तक चला था और टू बी प्रिसाइज 16 दिसंबर के दिन पाकिस्तान की ईस्टर्न कमांड के कमांडर जनरल नियाजी ने इंडियन आर्मी के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जगदीप सिंह अरोड़ा के सामने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया था। पाकिस्तान सेना के 93,000 सैनिकों ने हथियार गिरा दिए थे। ये जो हिस्टोरिक पिक्चर है, इस ऐतिहासिक दृश्य की एक पिक्चर इंडियन आर्मी चीफ के ऑफिस में भी लगी हुई है और जब भी किसी दूसरी कंट्री से कोई आर्मी ऑफिशियल्स आते हैं तो वो भी बैकग्राउंड में इस पिक्चर को देखते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अभी तक का ये सबसे बड़ा सरेंडर है। अभी जो 16 दिसंबर है, इसको हर साल बांग्लादेश में विक्ट्री डे और भारत में विजय दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है और आज 9 दिसंबर है और 7 दिन के बाद ठीक एक बार फिर से भारत विजय दिवस सेलिब्रेट करेगा, जिसकी तैयारियां ऑलरेडी भारत में स्टार्ट हो गई हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि हर साल की तरह इस साल की सेलिब्रेशंस के लिए भी भारत ने बांग्लादेश को इन्विटेशन भेजा था। भारतीय सेना की जो ईस्टर्न कमांड है, वो इस विजय दिवस को हर साल कोलकाता में काफी धूमधाम से मनाती है एंड इस बार बांग्लादेश ने भारत का इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। बांग्लादेश से 20 मेंबर्स का एक डेलीगेशन विजय दिवस के लिए कोलकाता भारत आएगा। इसमें मुक्ति योद्धास के साथ साथ बांग्लादेश की सेना के 2 सर्विंग ऑफिसर्स भी शामिल होंगे। पिछले साल भी भारत ने सेम इसी तरह से इन्विटेशन भेजा था, लेकिन उस समय बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने अपने सर्विंग ऑफिसर्स को नहीं भेजा था, लेकिन इस बार बांग्लादेश की सेना की तरफ से भी ऑफिसर्स शामिल होंगे। हालांकि ये भी काफी पॉजिटिव अपडेट है कि बांग्लादेश 20 मेंबर्स का डेलीगेशन भारत भेज रहा है, लेकिन भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय ये है कि इंटरिम गवर्नमेंट और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के अंडर बांग्लादेश के अंदर भारत विरोधी ताकतें लगातार मजबूत हो रही हैं और पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश के अंदर काफी बढ़ गई है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस
हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।